लेकिन उसके बाद अटक जाओगे अगर कंसेप्ट तुम्हारा वीक रह गया तो कहीं भी। तो अगर ये चैप्टर तुम पढ़ना चाहते हो, जो कि पढ़ना भी चाहिए क्योंकि तुम्हारा बहुत गुड इवनिंग अंकित, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सिर्फ बोर्ड्स के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, आपका कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, जेई नीट सीयूईटी, या मतलब इनफैक्ट अगर आप आगे बीएससी भी करते हो या कोई और ग्रेजुएशन का कोर्स करते हो तो वहां भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इवन मास्टर्स में भी, मैंने एमएससी की है और मेरे वहां पे भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री था, बस उसमें क्या था, मेरा थोड़ा ज्यादा हाई लेवल का था, मतलब एडवांस लेवल का था, तुम्हारा तुम अभी बेसिक सीख रहे हो, ठीक है। तो बेस तो आपको बच्चे आपको स्ट्रॉन्ग करना ही है, बेस आपको कहीं नहीं छोड़े, अगर बेसिक नहीं किया तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ जो मैं पढ़ा रही हूँ ध्यान से सुनना एक एक चीज। अगर आपको ये लगता है कि मैम के पढ़ाते पढ़ाते मैं नोट डाउन नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ तो छोड़ दो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में बोल रही, छोड़ दो, आपको नोट्स मिल जाते हैं वहां पे, मैं अच्छा अच्छा लिख के दे दूंगी, वहां से तुम अपने नोट्स बना सकते हो। अगर तुम्हारा मतलब तुम ऐसा कर सकते हो कि मैं पढ़ा भी रही हूँ और साथ साथ लिख भी सकते हो तो डेफिनेटली तुम्हें लिखना चाहिए। अगर किसी बच्चे एक टाइम पे दो चीजों पे ध्यान नहीं दे पा रहा है तो फिर आप सिर्फ सीखो कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ, लिख बाद में लेना, कोई इश्यू नहीं है, समझ गए। तो बेसिकली बच्चे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को मैंने जो है 4 पार्ट डिवाइड किया है। हाँ जी मैम, मैं भी जब आप बताते हो ना तो मैं समझती हूँ, अभी लिखती नहीं हूँ मैम, नोट्स में से देख लेता है। हाँ देखो हर स्टूडेंट का अलग अलग होता है, कुछ बच्चे साथ साथ नोट्स बना लेते हैं और कुछ बच्चों को ये रहता है कि पहले मैं समझ लूं फिर बाद में मैं बना लूंगा या बना लूंगी, तो इट्स अप टू यू, मैंने आप पे छोड़ दिया बस। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि समझ नहीं आ रहा, समझ आना चाहिए, फिर चाहे आप कैसे भी करो। तो बच्चे मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले मैं आपको आज कराऊंगी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, गुड इवनिंग कशिश। फिर दूसरे में मैं कराऊंगी आपको नॉन्स इक्वेशन, और थर्ड पार्ट में हमारा बच्चे रहेगा कंडक्टेंस, जिसमें सारा आ जाएगा, कोलार श्लो वगैरह वगैरह, और लास्ट में जो बचेगा इलेक्ट्रोलिसिस, जो कि इतना खास इंपॉर्टेंट, मतलब आते हैं क्वेश्चन लेकिन बोर्ड में नहीं पूछा जाता इलेक्ट्रोलिसिस से इतना क्वेश्चन। तो हमारा ये बेसिकली 4 टॉपिक में ये डिवाइड किया है मैंने आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मैम सेकंड में क्या लिखा है आपने? नॉन्स इक्वेशन, बहुत बुरा लिखा है आई नो, इक्वेशन तो पता नहीं कहाँ ही घुमा दिया मैंने, ठीक है। तो 4 पार्ट में डिवाइड किया है, तो आज इसको हम स्टार्ट करेंगे। तो आई थिंक आई शुड स्टार्ट, टाइम हो चुका है, तो अपना थोड़ा माइंडसेट है वो अपना सही करके बैठो, किसी का मूड ऑफ है तो मूड ठीक कर लो, क्योंकि पढ़ाई करते टाइम मूड खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा। चलो करें स्टार्ट, जल्दी से मुझे थम्स अप दे दो, रेडी हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने के लिए? थम्स अप दे दो भाई, थम्स अप दे दो, जोश ही नहीं आ रहा तुम्हारी आवाज में। वेरी गुड, चलो चलो ध्यान से समझना। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ना बेसिकली बिल्कुल शांत होके समझना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली हम क्या किस चीज से डील करने वाले हैं। देखो इसको ना ब्रेक कर लो, इलेक्ट्रो से मतलब है इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और केमिस्ट्री से मतलब है भैया केमिकल रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, केमिकल एनर्जी, ठीक है। तो ये मतलब है। तो बेसिकली बच्चे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या देखने वाले हैं कि कैसे कोई रिएक्शन, ध्यान से सुनना, कैसे कोई रिएक्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में चेंज होती है और कैसे कोई रिएक्शन केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। पूरे चैप्टर में हमारा सब कुछ इसके ही अराउंड घूमेगा। अब कौन सी रिएक्शन? तो बच्चे रिडोक्स रिएक्शन, रिडोक्स रिएक्शन तुम्हें अच्छे से पता है, वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि भैया ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ ऑक्सीजन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, रिडक्शन में गेन ऑफ हाइड्रोजन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये आप लोगों को आता है, ठीक है। तो बच्चे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम बेसिकली ये पढ़ने वाले हैं, तो कुछ ना कुछ तो भैया ऐसा करना पड़ेगा जिससे हम ये बता सके कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो केमिकल से इलेक्ट्रिकल में चेंज हो रहा है, या ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में चेंज हो रहा है। तो इसके लिए आपके पास आपके सिलेबस में 2 सेल दे रखे हैं, एक तो दे रखा है बच्चे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कौन सा सेल बोलो?
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, बोल इलेक्ट्रोकेमिकल। सकते हो मेरे साथ साथ। और जो बच्चे सेकंड दे रखा है वो है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। देखो चैट बॉक्स में तो मेरा इतना ध्यान नहीं जाएगा क्योंकि मेरा पूरा फोकस यहाँ रहेगा, ठीक है। तो ट्राई करना, अनम्यूट करके पूछ लो या बोल लो, ठीक है। कोई थम्स अप वगैरह देना हो, मुझे स्माइली देनी हो तो चैट बॉक्स में आपका स्वागत है, अदरवाइज अनम्यूट करके पूछना, ठीक है। तो ये बच्चे दो ऐसे सेल हैं बेसिकली जो हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टडी करने हैं और आपके ये सिलेबस में भी है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है कि जो हमारी रिडॉक्स जो हम रिएक्शन करा रहे हैं उसमें क्या होता है, वो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है, केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है। और जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है वो उल्टा है, वो क्या करता है बताओ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। और अगर आप मुझसे पूछो कि मैम दोनों में से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आई वुड से, हाय बच्चे, हाय सुनीता, देखो अगर आप मुझसे पूछो कि मैम इन दोनों में से कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो आई वुड से कि भैया इलेक्ट्रोकेमिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे वो आपका बोर्ड का लेवल हो, चाहे आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से क्वेश्चन ना डाले, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बच्चे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ेंगे। जब आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आ गया तो इलेक्ट्रोलिटिक तो भैया बाएं हाथ का खेल है, कुछ नहीं है। जो चीजें इलेक्ट्रोकेमिकल में पढ़ी है उससे उल्टी हो जाएंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, ठीक है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इसको हम बाद में करेंगे, लेटर, क्लियर है। तो बच्चे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को आप और क्या क्या बोल सकते हैं, एक गैल्वेनिक सेल भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, वोल्टेइक सेल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली बच्चे आपके सिलेबस में इसका एग्जाम्पल दे रखा है डेनियल सेल। क्या एग्जाम्पल दे रखा है, डेनियल, डेनियल बोलो, डेनियल बोलो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। डेनियल सेल, तो इसमें क्या होता है बेसिकली, तुमने अपने स्कूल में भी सीखा होगा, जिंक और कॉपर सल्फेट, इनका जिंक और कॉपर की रॉड लेते हैं, राइट। तो ऐसा नहीं है बच्चे, जरूरी नहीं है कि पेपर में जो क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर वो जिंक और कॉपर से ही पूछेगा, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। वो हो सकता है सिल्वर की रोड दे दे, वो हो सकता है लेड की रोड डाल दे, वो कुछ भी मरकरी की डाल दे। लेकिन क्योंकि हर क्लास में, चाहे आप 12th में पढ़ रहे हो, चाहे आप ग्रेजुएशन में जा रहे हो, हर जगह इवन स्टैंडर्ड बुक में भी जो है डेनियल सेल को एक्सप्लेन कर रखा है, जिसमें हम कॉपर लेते हैं और जिंक लेते हैं। पहले तो ये चीज अपने दिमाग में बिठाओ कि हम जो डेनियल सेल ले रहे हैं उसमें हम कॉपर और जिंक की बात करेंगे, लेकिन एग्जामिनर जरूरी नहीं है कि भैया इन दोनों से क्वेश्चन देगा, उसके अलावा भी कोई और रोड ले सकता है, कॉपर के अलावा एजी की ले सकता है, मरकरी की ले सकता है, सिल्वर की ले सकता है, ठीक है। तो अब मैं बच्चे यहाँ पे स्टार्ट करने जा रही हूँ डेनियल सेल, उसको ध्यान से देखना, उसकी वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी, डेनियल सेल की। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ बच्चे, एक डायग्राम बना रही हूँ, आप मत बनाना, बेशक मत बनाना, ठीक है। तो मैं बना देती हूँ यहाँ पे। तो बेसिकली मैं बोल भी रही हूँ और साथ साथ बना भी रही हूँ, ठीक है। जो आपको समझ में ना आ रहा हो कि मैम ये डायग्राम ऐसे कैसे बना दिया या इसका ये क्या मतलब है, तो आप मुझसे उसी टाइम अनम्यूट करके पूछेंगे, लेकिन अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करके जाएंगे। तो मैंने क्या किया बच्चे, 2 बीकर बना लिए, मैं साथ साथ बोल भी रही हूँ और ड्रॉ भी कर रही हूँ। मैंने 2 बीकर बना लिए, ठीक है। अच्छा, ये चीज आई कहां से डेनियल सेल वाली, एक्चुअल में आपने अपने 9th क्लास में एक फिगर देखा होगा कि उसमें क्या कर रखा था, बीकर में कॉपर सल्फेट में जिंक की रोड डाल रखी है, ऐसा कुछ पढ़ा था क्या 9th में आपने। फिर आप कहते हैं कि भैया जिंक ज्यादा रिएक्टिव है जो कि कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, ऐसा कुछ पढ़ते थे। तो एक्चुअल में क्या होता है लैब में बच्चे, अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, ठीक है, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस होती है, जिसकी हेल्प से आप ईएमएफ निकाल सकते हो, लेकिन अभी आप नहीं करोगे, आगे थोड़ा हाई लेवल पे पढ़ोगे। तो उसमें क्या होता है बच्चे, जैसे आप बीकर में सोल्यूशन में रोड डालते हो, सपोज आपने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया और आप उसमें जिंक की रोड डाल रहे हो, तो जब आप उसको हाथ लगाओगे ना तो बेसिकली वो आपको ऐसे गर्म मिलेगा, समझ रहे हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही होती है और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही होती है, अपने आप ही हुआ है, हमने तो भैया अपने आप वो नहीं किया ना, कुछ बाहर से कुछ इलेक्ट्रिसिटी हीट दियो, अपने आप गर्म हो रहा है। तो उसमें क्या होता है, जो केमिकल एनर्जी वहां पे हो रही है वो किस फॉर्म में प्रोड्यूस हो रही है, हीट की फॉर्म में प्रोड्यूस हो रही है, और वो फिर केमिकल एनर्जी सारा प्रोसेस होता है जो मैं आपको इसमें वर्किंग बताऊंगी,
फिर इससे वो किसमें कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिसके थ्रू आप ईएमएफ निकाल सकते हो किसी भी सेल का। समझ में आई ये चीज? क्या कहानी बोल दी मैंने छोटी सी? यस मैम। चलो अब हम डैनियल सेल की वर्किंग देखेंगे, जिसमें हम जिंक और कॉपर लेंगे। तो बच्चे इस वाले बीकर में मैंने क्या लिया है, इस वाले बीकर में मैंने लिया है जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है, और उसमें मैं जिंक की ही रोड डाल रही हूँ। ध्यान से समझना, जिंक की ही रोड डाल रही हूँ। और इधर मैंने क्या किया है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले रही हूँ, और इधर मैंने कॉपर की ही रोड डाली है, और इधर जिंक की रोड डाली है। एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं क्योंकि मेरे को थोड़ा दिखाना है इसके अंदर। ओके, तो ये आपका है जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, और ये है बेटा आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, राइट। इसको किससे कनेक्ट किया गया भैया? हमारे वोल्ट मीटर से कनेक्ट किया गया, जहां पे आप रीडिंग देखोगे और ईएमएफ पता लगाओगे किसी भी सेल का। समझ गए? अब देखो ध्यान से समझना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो आपका लेफ्ट वाली साइड है बीकर बच्चे, जो जिंक है वो बिहेव करेगा एनोड की तरह, और ये बिहेव करेगा एज अ कैथोड की तरह। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? समझ आई? अब देखो होगा क्या बच्चे, आपके पास सॉल्यूशन में जिंक सल्फेट है, राइट। अब जिंक सल्फेट का मतलब क्या होगा कि सॉल्यूशन में Zn2+ आयंस होंगे, हाँ या ना? और ऐसे ही ऐसे ही कॉपर सल्फेट में कॉपर 2+ आयंस भी होंगे और सल्फेट के भी आयंस होंगे। तो बच्चे क्या हुआ कि जो जिंक था हमारा, वो जिंक 2+ में चेंज हो रहा है, जिंक 2+ में सॉल्यूशन में जा रहा है ना, इट मींस उसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, हाँ या ना? यही मतलब हुआ ना आपका। जिंक 2+ सॉल्यूशन में, इट मींस भैया जिंक 2+ कैसे बना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन उसने दिए होंगे। तो मतलब जो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोला गया बच्चे? एनोड बोला गया। मतलब जो आपकी ये रोड है, हाँ दिखाता है बेटा, दिखाता है। तो जो आपकी ये रोड है वो क्या है? नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि भैया इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना वो, तो नेगेटिवली चार्ज है। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से यहां किस तरफ जाएंगे, देख पा रहे हो क्या? और कहाँ पे आएंगे भैया? कॉपर की साइड आएंगे। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकाले जिंक ने, तो वो क्या करेगा? कॉपर 2+ एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बना लेगा? कॉपर बना लेगा, कॉपर बना लेगा। और ये क्या कर रहा है? रिडक्शन कर रहा है। तभी मैंने क्या बोला, कैथोड। एनोड पे ध्यान रखना, हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चे, एनोड वाले केस में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है, हाँ या ना? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना, और वो इलेक्ट्रॉन Cu2+ ले रहा है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो रही है। तो मैं इसको कौन सा साइन दिखाऊंगी? पॉजिटिव वाला दिखाऊंगी। ये पॉजिटिव वाला पोल है, ये नेगेटिव वाला पोल है। पहले बताओ, इतना समझ में आया? यस मैम। यस मैम। अगर इतना समझ में आया तो मतलब अगर मैं आपको ये बोलूं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है? एनोड से कैथोड की तरफ हो रहा है। अगर मैं बात करूं बच्चे करंट का फ्लो, ये तुम फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ते हो, करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन के फ्लो से अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यस मैम। कैथोड से एनोड, ठीक है? तो आप कैसे ध्यान रखेंगे, आपको कैसे ध्यान रहेगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कौन सा एनोड लेना है, कैसे क्या रखना है? तो इसके लिए ट्रिक है, वैसे आपको पता होगा, लोन से याद रखते हो, लेकिन मैं इसको कराती हूँ अलोन से, अकेला। ए मतलब क्या है बच्चे? ए का मतलब है एनोड, एल का मतलब है लेफ्ट साइड, ओ का मतलब है ऑक्सीडेशन हो रहा है, और एन का मतलब क्या है बच्चे? नेगेटिव है, और ई का मतलब इलेक्ट्रोड है। ठीक है, याद रहेगा आपको? याद रहेगा? अब ध्यान रखो बच्चे, एक्चुअल में हो क्या रहा है, चीजें कैसे दिख रही हैं? यहाँ पे चीजें ऐसे दिख रही हैं क्योंकि अब इस वाले बीकर में, जो लेफ्ट हैंड साइड बीकर में आपका जिंक सल्फेट सॉल्यूशन पड़ा है, तो आपका भैया जिंक रोड जो आपने डाली थी सॉल्यूशन में, तो जिंक 2+ मिल रहा है आपको। जिंक की रोड तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, और आपकी बुक में आपने देखा होगा ऐसे उसको नीचे से थोड़ा पतला दिखा रखा है,
समझ रहे हो? जबकि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में क्या है, वो कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि कॉपर तो भैया और ज्यादा डिपॉजिट हो रहा है, हाँ या ना? समझे इस चीज को? समझे? यस मैम। अब ध्यान से सुनो, जब यस मैम। जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन जो आपने लिया, जिसमें आपने जिंक की रोड डाली, उसमें क्या हो रहा है, जिंक 2+ आयंस इकट्ठे हुए जा रहे हैं, इकट्ठे हुए जा रहे हैं। ऐसे ही बच्चे इसमें क्या है, कॉपर सल्फेट वाले केस में कॉपर 2+ तो खत्म हो रहा है, कॉपर 2+ तो भैया इलेक्ट्रॉन लेके खत्म हो रहा है, कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस वाली साइड पे कौन से आयंस इकट्ठे हो रहे हैं, सल्फेट के आयंस इकट्ठे हो रहे हैं, हाँ या ना? इसको मैं इरेज कर देती हूँ ताकि समझ में आए थोड़ा। मतलब आपको ये पता चल गया कि भैया जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो आपका बीकर है, उसमें सॉल्यूशन में जिंक 2+ आयंस इकट्ठे हो रहे हैं और इसमें सल्फेट आयंस इकट्ठे हो रहे हैं, हाँ या ना? बोलो। तो अब क्या होगा, बेसिकली क्या हो रहा है, चार्ज का एक्युमुलेशन स्टार्ट हो गया कि एक साइड पे तो भैया भर भर के पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है और एक साइड पे भर भर के नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है। समझ रहे हो? अब क्या होगा, जो ये पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है, एक टाइम पे वो क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं उसको अट्रैक्ट करेगा अपनी साइड, क्योंकि तब तुम्हें पता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? अगर सॉल्यूशन में Zn2+ आयन बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो भैया एक टाइम ऐसा भी आएगा कि वो अट्रैक्ट करना भी स्टार्ट करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं, तो सल्फेट क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास आएगा भी नहीं, धक्का मारेगा। समझे इस चीज को? तो रिपल्शन कर रहा है ये वाला सल्फेट आयन, अट्रैक्शन कर रहा है ये, तो होगा क्या, बेसिकली वो खींच रहा है, वो धक्का मार रहा है, तो करंट कैसे फ्लो होगा? तो जब बच्चे चार्जेस का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, एक जगह पे भैया पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है, एक जगह पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि भैया करंट ही फ्लो करना बंद हो जाएगा, सेल काम करना बंद कर देगा, जब दोनों साइड क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा चार्जेस का। अब इससे हम बचेंगे कैसे बेटा? अब इससे हम बचेंगे कैसे? इसके लिए हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं बच्चे? सोल्ट ब्रिज यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? सोल्ट ब्रिज। ताकि तो ये भैया ये एक्यूमुलेशन जो हो रहा है चार्जेस का, जिसकी वजह से हमारा करंट एक टाइम पे रुक जाएगा फ्लो होना, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? सोल्ट ब्रिज करते हैं। तो एक बताओ, इसको मैं इरेज कर दूं क्या, चलेगा क्या? यस मैम। तो सोल्ट ब्रिज बेसिकली क्या है बच्चे? सोल्ट ब्रिज आपका क्या है? सोल्ट ब्रिज आपका, आपको दिख रहा है यू क्या बोलते हैं, यू शेप ट्यूब जैसा है, यू शेप्ड ट्यूब की तरह है, ठीक है। इसमें क्या भरा होता है बच्चे, बताओ इसमें क्या भरा होता है? हाँ, अगर जेली, अगर जेली, या बोलो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है। इनर्ट का मतलब समझते हो क्या तुम लोग? इनर्ट का मतलब क्या होता है बच्चे? जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, डज नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। तभी तो हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, क्योंकि अगर मान लो कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेता जो भैया इन आयंस के साथ रिएक्शन करना स्टार्ट कर देता, फिर तो कुछ पंगा ही हो जाता। अब कौन से आलोक बच्चे, या तो अनम्यूट करके बोलो या ऐसे आगे आगे मत बोलो बच्चे, ठीक है? बाद में बोल लेना, बेशक बेशक बाद में पूरा मौका दूंगी। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जैसे बच्चे KCl हो गया, KNO3 हो गया, NH4NO3 हो गया, AgNO3 हो गया। तो ये बहुत सारे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हैं जो हम डैनियल सेल में यूज करते हैं। समझ में आई बच्चे कि सोल्ट ब्रिज क्यों लगाया हमने? क्योंकि भैया हमें जो ये बार बार एक्यूमुलेशन हो रहा था चार्जेस का, कि एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है और एक साइड पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है। हाँ मैम ये जो हम इलेक्ट्रोलाइट वगैरह यूज कर रहे हैं, जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, इसे वो जो हम आपने बताया था अगर उसमें मिक्स करके यूज किया जाता है ना? हाँ, मिक्स कर, सिर्फ अगर उसमें इसलिए मिक्स किया जाता है ताकि जो आयंस की, जब आयंस बाहर निकलेंगे ना तो स्मूथली बाहर निकल जाए, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आप डालोगे तो वो क्या होगा, यहाँ से जो बाहर आएंगे ना आयंस यहाँ पे इस तरह से, तो वो स्मूथली बाहर आ जाते हैं, बाकी और कुछ भी नहीं है, ठीक है सीमा? तो अब बच्चे हमें ये जानना है कि फंक्शन क्या है सोल्ट ब्रिज का, जो कि बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
अभी ये तो देख लिया कि साल्ट ब्रिज भैया होता क्या है, अब ये काम क्या करता है, क्यों जरूरत पड़ेगी हमें इसको लगाने की, इससे हमें क्या मदद मिलेगी। तो बच्चे इसका जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि ये क्या करता है, अलाउ करता है क्या, मूवमेंट ऑफ आयंस, लिख सकते हो, मूवमेंट ऑफ आयंस फ्रॉम वन सॉल्यूशन टू अनदर विदाउट मिक्सिंग ऑफ द टू सॉल्यूशन। क्या बोला, डायग्राम से समझते हैं, ये देखो, अभी सपोज मैं यहाँ पे जो बच्चे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ले रही हूँ, सपोज वो है KNO3, सपोज अभी मैंने बोला बच्चे आपको कि जिंक लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है, राइट हैंड साइड नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है, यही बोला मैंने। तो अब क्या होगा, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ से K+ आएगा, और इस इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ से आएगा नाइट्रेट आयन, और सल्फेट आयंस को भैया बैलेंस करने के लिए कौन आएगा, K+ आएगा, ताकि जो आपका पूरा जो प्रोसेस है वहां पे आपका करंट फ्लो होना बंद ना हो जाए। इस वजह से, इस मूवमेंट की वजह से क्या होगा कि जो आपकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है बच्चे, वो क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। तो हमने दो सोल्ट ब्रिज के फंक्शन देख लिए, एक तो क्या देखा बच्चे कि आयंस की मूवमेंट होगी दोनों साइड, लेकिन सॉल्यूशन में वो मिक्स नहीं होंगे, ठीक है, विदाउट मिक्सिंग सॉल्यूशन, क्योंकि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है। दूसरा मैंने बोला कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखेंगे। समझ में आया। साथ ही साथ आपकी बुक में एक और पॉइंट ये भी दे रखा है कि टू मिनिमाइज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अब आप सोचोगे मैम ये क्या चीज लिख दी, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज करने के लिए भैया हम सोल्ट ब्रिज यूज करते हैं। इसको समझ भी सकते हो और इग्नोर भी कर सकते हो, क्यों, क्योंकि ये कई बार ना एग्जाम में पूछ लिया जाता है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक पॉइंट। हालांकि लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल आप अपना ग्रेजुएशन और मास्टर्स लेवल पे पढ़ते हो। हाँ पीयूष बोलो, एक बार पीयूष की सुन लेते हैं क्या कह रहा है। हाँ पीयूष। मैम मुझे आयन का मूवमेंट समझ में नहीं आया, जैसे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ होती है, फिर आयन मूव करेगा तो मान लेते हैं इसमें KCl है। हाँ इस रड में, इस यू शेप्ड ट्यूब में KCl है साल्ट ब्रिज में। हाँ। ये अगर इधर से Zn+ मूव कर रहा है और इधर से SO4 2- मूव कर रहा है, तो बीच में जाके ये ZnSO4 नहीं बना लेगा। नहीं ऐसा है, देखो बच्चे ऐसा है, जिंक 2+ सॉल्यूशन में इकट्ठा हो रहा है, राइट, ठीक है, तुमने बोला जिंक 2+ इकट्ठा हो रहा है, तो वो क्या काम कर रहा है, वो भैया इस इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम कर रहा है सॉल्यूशन में पड़े पड़े। ऐसी सल्फेट आयन भी क्या है, सॉल्यूशन में पड़े पड़े भैया इलेक्ट्रॉन को आ रहा है रिपेल कर। तो एक साइड में बच्चे एक ही तरफ से क्या हो रहा है, दोनों चार्जेस इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है। अब तुम कह रहे हो कि भैया जिंक 2+ यहाँ से जाएगा, सल्फेट आयन यहाँ से जाएगा, तो इसी चीज को तो खत्म करने के लिए यही तो है जंक्शन पोटेंशियल पीयूष, यही तो है जंक्शन पोटेंशियल, कि इसी को खत्म करने के लिए ही तो हमने सोल्ट ब्रिज लगाया, ताकि भैया कोई इलेक्ट्रोलाइट आए, इन चार्जेस को बैलेंस करे, इनकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करे, ताकि जो ये वाला सिस्टम है जिसकी वजह से करंट फ्लो होना बंद हो रहा है वो ऐसा ना हो। यही तो रीजन है कि सोल्ट ब्रिज लगाया, और यही मतलब है जो मैंने बोला जंक्शन पोटेंशियल, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये क्या होता है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का, बेसिकली ऐसा सेटअप होता है, वैसे दो बीकर नहीं होते, एक ही होता है, इसमें अलग सा इसमें क्या होता है, एक सेकेंड, इसमें बीच में कुछ पोरस प्लेट लगाई होती है, मैं तुम्हें बता रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे सपोज मान लो कि जिंक का है, जिंक की रोड है, जैसे ये बताया, ऐसे यहाँ पे कॉपर की रोड है। तो होता क्या है बच्चे, अगर तुम सोल्ट ब्रिज नहीं लगाओगे ना, अगर तुम सोल्ट ब्रिज नहीं लगाओगे तो भैया सल्फेट आयंस और जिंक 2+ के आयन इधर उधर भागेंगे, इधर भागेगा सल्फेट का आयन, इधर भागेगा जिंक 2+ का आयन, जिसकी वजह से उन आयंस की मूवमेंट से भी एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, जिसको हम लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, जो कि हम किसी भी हाल में नहीं चाहते। इस वजह से हम यहाँ पे सोल्ट ब्रिज यूज करते हैं पीयूष, ताकि ये वाली चीज को हम कम कर सके। क्लियर है बेटा? ओके मैम, ठीक है ना, चलो
ओके हाँ ये भी है, सुनीता ने एक पॉइंट क्लियर किया। और इलेक्ट्रिकल इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है सोल्ट ब्रिज। तो मैंने कितने आपको फंक्शन बता दिए, कोई बताएगा? 4 एक तो भैया मूवमेंट ऑफ आयंस होगा विदाउट मिक्सिंग ऑफ द सॉल्यूशन, क्योंकि अगर मिक्सिंग हो गई तो भैया लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, जो कि हमें नहीं करना। उसी को ही मिनिमाइज करने के लिए हमने सोल्ट ब्रिज यूज किया है, ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन रहे। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बच्चे इसमें, वो क्या पूछा जाता है कि केसीएल को आप जनरली यूज नहीं करते हो, केसीएल को एज अ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट आप जनरली नहीं यूज करते हो। कोई इसका रीजन बता पाएगा मेरे को? कोई भी? मैं बताती हूँ, देखो अगर आप जिंक और कॉपर, मतलब अगर आप डैनियल सेल ले रहे हो तो इसमें बहुत बढ़िया काम करेगा केसीएल। लेकिन अगर आपने मान लो सिल्वर की रोड ले ली या एजी की रोड ले, नहीं बच्चे क्या बोलते हैं अर्शिता, डिसोसिएशन तो वैसे भी हो रहा है, के प्लस इधर जा रहा है, सीएल नेगेटिव उधर जा रहा है। इसका मेन रीजन ये है बच्चे, ध्यान से सुनना, अगर आपकी इलेक्ट्रोड लेड की है या एजी की इलेक्ट्रोड है तो भैया जब आपका जो सोल्ट ब्रिज से के प्लस सीएल नेगेटिव मूव करेंगे तो होगा क्या, तो ये केसीएल जो है मूव करेंगे, वो क्या करेंगे, लेड के साथ लेड क्लोराइड बना लेंगे और एजी के साथ एजीसीएल बना लेंगे। तो ये क्या बना लेंगे, पीपीटी बना लेंगे, समझ लो, प्रेसिपिटेट बना लेंगे, जिसकी वजह से करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। यही रीजन है कि केसीएल को डैनियल सेल में तो बहुत मस्त मजे से यूज करो, लेकिन अगर आपके पास कोई और रोड है, लाइक लेड है, लाइक एजी है, तो वो जैसी आयंस में जाएंगे तो भैया वो क्या करेंगे, प्रेसिपिटेट बना लेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना जो है मुश्किल हो जाएगा। अगर लेड क्लोराइड ही बन जाएगा तो भैया लेड 2+ कैसे बनेगा, फिर आयंस कैसे, इलेक्ट्रॉन कैसे जनरेट करेगा। तो इसीलिए ये पॉइंट आप ध्यान रखना, अगर आपको नहीं पता था तो ये लिख लेना, ठीक है, वैसे मैंने लिख भी रखा है। तो आपके पास बच्चे 4-5 फंक्शन हो गए, इससे बाहर फंक्शन ऑफ सोल्ट ब्रिज का क्वेश्चन नहीं जाएगा, ध्यान रखना। आयंस मूवमेंट करते हैं सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करते, तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। समझ गए आप लोग? अगर किसी बच्चे के दिमाग में ये आ रहा है कि मैम यहाँ पे आपने क्यों कैथोड ले लिया, यहाँ पे ले लेते, मतलब जरूरी, मतलब आपने कॉपर को ही क्यों कैथोड लिया, जिंक को ले लेते, क्या ऐसा जरूरत आ गई? तो बच्चे जरूरत तो कुछ नहीं थी मेरे को, एक्चुअली आपका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज हैं जो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये देखा गया कि भैया जो कॉपर की वैल्यू है वो ज्यादा है जिंक से, और जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है तो भैया वो रिडक्शन करता है, जिसको मैं अभी आपको थोड़ी सी देर में आपको बताऊंगी। इतना क्लियर हुआ? बताओ मुझे। यस मैम। यस तो अभी हमने क्या देख लिया, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। जिंक वाले पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, नेगेटिव पोल होगा, ठीक है। कॉपर वाले पे क्या होगा बच्चे, रिडक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन की वहां पे डेफिशिएंसी होगी और पॉजिटिव पोल होगा। उसके अलावा मैंने तुम्हें सोल्ट ब्रिज के सारे फंक्शन बता दिए। सोल्ट ब्रिज है क्या, करता क्या है, क्या जरूरत पड़ेगी थी भैया डब्बे को लेने के लिए, यूट्यूब को लेने के लिए, ठीक है, तो आपको सब कुछ बता दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये खत्म नहीं हुआ है, मैं ये देख रही हूँ कुछ रह ना जाए आज आपका, ठीक है। अगर मान लो बच्चे, ध्यान से सुनना, अभी तो ये था, अभी आपका ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है भैया वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप हो रहा है काम। लेकिन मान लो अगर मैं बाहर से कुछ एक्स्ट्रा पोटेंशियल अप्लाई कर दूं तो फिर क्या फर्क पड़ेगा इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट पे, ये हमें पढ़ना है। और जो मैं अब आपको बता रही हूँ बच्चे, वो बोर्ड में भी आया हुआ है क्वेश्चन, आपके जेई मेन में भी आया हुआ है, बिल्कुल सेम डिट्टो क्वेश्चन, वो इसमें ऐड भी किया हुआ है मैंने, वो देख लेना, जब करेंगे सब करेंगे तब करेंगे। लेकिन समझो कि जो बोर्ड में सेम क्वेश्चन आया हुआ है वही सेम डिट्टो कॉपी उठा के जेई मेन में पूछा गया है। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर आप यहाँ पे, अगर मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करना चाहूँ, तो अगर मान लो आपने बाहर से कोई एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर दी तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, तो ध्यान से देखना बच्चे। अगर मान लो आपकी एक्सटर्नल वोल्टेज कम है ई सेल से, ई सेल क्या बच्चे,
जो ईएमएफ आया है आपका, जो आपने वोल्ट मीटर में नोट डाउन किया है, अगर उसकी वैल्यू जो है ज्यादा है ई एक्सटर्नल से, तो बिल्कुल आपका सेल जो है डैनियल सेल की तरह ही बिहेव करेगा। मतलब उसमें जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है बेटा, वो सेम वैसे ही जाएगा एनोड टू कैथोड। ये चीज समझ में आई? क्योंकि अभी भी ई सेल ज्यादा है, इट मींस अभी भी वो आपका प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, मतलब अभी भी वो बिहेव कर रहा है एज अ डैनियल सेल, या आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मतलब अगर सेकंड केस है, अगर आपकी एक्सटर्नल वोल्टेज ईएमएफ के बराबर हो गई बच्चे, तो दिक्कत हो जाएगी, तो वहां पे सेल काम करना ही बंद कर देगा, सेल डज नॉट वर्क। वैसे ये चीजें आई थिंक आपने फिजिक्स में पढ़ रखी होंगी, थोड़ी बहुत पढ़ रखी है क्या? पढ़ रखी है क्या? सो तो नहीं गए? समझ में आ रही है क्या? यस मैम। यस मैम। ओके, तो आज जितना भी जोर लगाता है सारा लगा देते हैं, लेकिन बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर ये आ गया ना बच्चे, आगे मुश्किल नहीं होगी। बस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेटा चैप्टर ही ऐसा है, कंसेप्चुअल चैप्टर है, ऐसे पढ़ने से नहीं आएगा। देखो, अगर मान लो ई एक्सटर्नल जो बाहर वाली वोल्टेज है भैया वही ज्यादा हो गई, तो भैया प्रोसेस तो उल्टा हो जाएगा। तो आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां हो जाएगा? कैथोड से एनोड। मतलब अब आपने बाहर से कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो। मतलब प्रोसेस कैसा है ये बताओ? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है बोलो? नॉन स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि अब भैया जो आपने बाहर से वोल्टेज अप्लाई की थी ना, वो ज्यादा हो गई है। अगर वो ज्यादा हो गई है तो अब आपका सेल कैसे बिहेव करेगा? अब आपका सेल बिहेव करेगा एज अ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। कैसे बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम क्या करते थे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, हाँ, कॉपर से जिंक ट्रांसफर होंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम क्या करते थे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से भैया किसमें चेंज हो रहा है? केमिकल एनर्जी में। तो यही केमिकल एनर्जी में, तो यही तो कर रहे हैं हम कि भैया बाहर से प्रोवाइड करवा रहे हैं ना उसको वोल्टेज, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि मैम ये इसको ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि मैम इलेक्ट्रोलिटिक सेल का क्या पंगा है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है? तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल का कुछ पंगा नहीं है बच्चे, बिल्कुल सिंपल सा है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, बेचारा शरीफ सा है। जैसे आप दोनों को कंपेयर करके चलते हैं, राइट। जैसे आप गैल्वेनिक सेल में आपने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिया था, उसमें आप क्या कर रहे थे? दो अलग अलग बीकर बना रहे थे, राइट। इसमें आप क्या कर रहे हो? इसमें आप एक ही बीकर लोगे जिसमें आपकी दो रोड डली हैं, एनोड और कैथोड, और इसको क्या कर रहे हो? बैटरी से कनेक्ट कर रहे हो। बस, ना तो इसमें सोल्ट ब्रिज यूज होगा और ना ही कुछ और होगा, ठीक है। बैटरी से कनेक्ट कर रहे हो, इसमें आपने इलेक्ट्रोलाइट भर रखा है। अब आपका मर्जी है, वो वाटर ले लो, NaCl ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। बस दोनों में फर्क इतना है बच्चे कि ये वाली रोड एनोड ही है और ये वाली कैथोड ही है। एनोड अभी भी लेफ्ट पे है, एनोड पे अभी भी ऑक्सीडेशन होगा बच्चे, और कैथोड पे अभी भी रिडक्शन होगा। लेकिन फर्क इतना है कि इस टाइम पे एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो जो आयंस होंगे, सपोज ये आपने पढ़ा भी होगा, हम इलेक्ट्रोलिसिस में भी देखेंगे, जब अगर मान लो आप NaCl लेते हो तो आपको पता है आयंस की मूवमेंट से क्या होता है? करंट जनरेट होता है। तो Cl नेगेटिव जाएगा भैया एनोड के पास, और Na प्लस किसकी तरफ जाएगा? कैथोड की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे हम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ते हैं। ये बिल्कुल बोल सकते हो थोड़ा सा डिफरेंट है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से। वहां पे हमने सोल्ट ब्रिज बनाया था, यहाँ पे सोल्ट ब्रिज की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो भैया आयंस ही मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स एनोड और कैथोड। तो दोनों का सेटअप डिफरेंट है, लेकिन हाँ, एनोड पे ऑक्सीडेशन ही होगा, कैथोड पे रिडक्शन ही होगा। बस ये ध्यान रखना बच्चे, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होगा और कैथोड पे क्या होगा बच्चे? नेगेटिव चार्ज होगा। समझे इस चीज को? अगर दोनों में डिफरेंशिएट करना आ जाए तो कर लोगे। और ध्यान रखना, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आपने सिर्फ एक ही इलेक्ट्रोलाइट लिया है, और उसमें हम क्या कर रहे थे भैया? दो दो इलेक्ट्रोलाइट ले रहे थे, याद है ना? हाँ या ना? सो गए क्या सारे? जाग जाओ। यस मैम। सोए तो नहीं? सोए तो नहीं? नो मैम। नो मैम। ठीक है, ओके।
अच्छा मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बच्चे तुम्हारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो स्पॉन्टेनियस के केस में जो डेल्टा जी होता है वो क्या होता है? मैम नेगेटिव। नेगेटिव होता है। और इलेक्ट्रोलिटिक के केस में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। चलो ये तो तुम्हें क्लियर है गिब्स फ्री एनर्जी का कि भैया नॉन स्पॉन्टेनियस होगा तो पॉजिटिव, स्पॉन्टेनियस होगा तो पॉजिटिव। ठीक है, तो अब जल्दी से एक बार मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। ये देखो, ये मैंने अच्छा सा बना रखा है, ये आपको नोट्स में डाल के दूंगी। ठीक है, ये आपको नोट्स में डाल के दूंगी, तो एक बार देख लो। आप लोगों को इसमें समझ, जो मैंने कराया है वही लिखा हुआ है, एक बार जल्दी से थोरोली रीड कर लो इसको, या आप बोलू रिवाइज कर लो। दिख रहा है सबको? यस मैम। एक ये है, ठीक है, ठीक है, ये वही है जो मैंने अभी आपको बताया है, और ये वो है एक्सटर्नल वाला। समझ आ गया ना सारा जो मैंने अभी तक पढ़ाया है? यस मैम। चलो ओके ओके, बढ़िया है, कूल है कूल है। चलो इसके बाद बच्चे हम क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, देखो इसके बाद जो भी करेंगे वो हम लिखेंगे, उसके बाद जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगी आप लिख सकते हो। तो एक्चुअल में बच्चे क्या हुआ, अब आपको ईएमएफ का पता लगाना है, तो उसके लिए क्या किया इन्होंने, अगर मान लो आपको किसी एक पर्टिकुलर सेल की ईएमएफ निकालनी है, ठीक है, सपोज आपको जिंक का निकालना है कि कितना होगा भैया ईएमएफ, कितनी होगी, कॉपर की कितनी होगी, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं टू फाइंड ईएमएफ, क्या करते हैं हम, वी यूज one of the electrode as reference electrode, तो वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड तो बच्चे काफी सारी हैं आपकी, लेकिन सिलेबस में आपको सिर्फ एक ही दे रखी है, SHE। SHE क्या है बताओ? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको हमें डिटेल में नहीं करना कि भैया ये कैसे कैसे सेटअप हुआ, वो हमें नहीं करना, मैं आपको ओरली बता रही हूँ कैसे होगा। और क्या है, और भी है काफी सारी इलेक्ट्रोड, मेटल इलेक्ट्रोड लेते हो, कैलोमल इलेक्ट्रोड ले सकते हो, ठीक है, तो काफी है, लेकिन आपको सिर्फ ये पढ़नी है SHE। तो बेसिकली बच्चे होता क्या है, मान लो आपको ना जिंक का ईएमएफ निकालना है, तो आप लोग क्या करते हो, रफली बना देते हो यहाँ पे, एक मिनट रुको, हाँ रफली बना देते हो कि आपने भैया 2 बीकर लिए, सोल्ट ब्रिज लगाया, और एक साइड ले लिया भैया SHE, और एक साइड ले लिया आपने जिंक का, ठीक है, रफली बना रही हूँ ताकि थोड़ा सा आपको बता पाऊं। तो बच्चे रेफरेंस इलेक्ट्रोड से होगा क्या कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड वो होती है इलेक्ट्रोड जिसका हमें ईएमएफ ऑलरेडी पता है। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि हाइड्रोजन का क्या होता है, तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो बच्चे होता है 0। कितना होता है? 0 होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अगर मान लो आपको एक का पता है तो दूसरे का आप निकाल सकते हो ना, अगर आपको इसका पता है तो आप इसका निकाल सकते हो। ऐसे ही क्या किया, ऐसे ही हर एक सेल का हम ईएमएफ निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इसी को देखते हुए एक पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना दी गई, यही एक एक करके देखा गया और हर किसी का निकालते गए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हर किसी का निकालते गए, और उसी को देखते हुए क्या बना दी गई, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना दी गई। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है कि इलेक्ट्रोड की भैया कितनी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की या इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, तब व्हेन इट इज इन कांटेक्ट विद सॉल्यूशन और इट्स ओन आयंस, जब वो अपने सॉल्यूशन के साथ कांटेक्ट में होगा तो भैया कौन सा इलेक्ट्रोड के पास कितनी कैपेबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर पा रहा है या गेन कर पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिखाना चाहती हूँ, ये रही, देख पा रहे हो क्या? यस मैम। दिख पा रही है सबको? यस मैम।
तो देखो यहाँ पे पहले तो देखो ये मैंने क्या लिख रखा है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स have been determined using standard hydrogen electrode as a reference electrode, जिसका इनोट सेल क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, और स्टैंडर्ड कंडीशन में ध्यान रखना हम कंसंट्रेशन 1 मोलर रहते हैं और जो हमारा प्रेशर रहता है वो 1 बार रहता है। ठीक है, तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं बच्चे, इसमें एक्चुअल में दे क्या रखा है। ठीक है, एक बार मैं देख लूं आपका ना कुछ मिस ना हो जाए। हाँ, और ये ध्यान रखना है बच्चे, जितने भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं बाय कन्वेंशन सारे के सारे रिडक्शन पोटेंशियल लिखे हुए हैं। आईयूपैक में देखा गया कि जितने भी ये सारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो सारे के सारे क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है। आप सब में देख पाओगे कि किसी में भी किसी उसका मेटल का ऑक्सीडेशन नहीं करा रखा, सब में रिडक्शन करवा रखा है। देख पा रहे हो क्या? देख पा रहे हो? यस मैम। ओके, अब हम क्या करेंगे भैया, इसको हाइड्रोजन वाला जो है जो H+ है SHE, जिसका EMF क्या होता है, E नोट 0 होता है, उसको रेफरेंस मान के बाकी सबका समझेंगे कि कैसे कैसे हो रखा है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगी बच्चे, जो आपको नोट्स में भी मिल जाएंगे। तो आपका जो ध्यान रखना पहले है, देखो पहले तो इसको देख लो आप, जो ये H+ से ऊपर वाले हैं, जो इस सीरीज में हाइड्रोजन वाले से ऊपर लाई कर रहे हैं, वो सारे के सारे क्या हैं बच्चे, पॉजिटिव हैं, और जो नीचे लाई कर रहे हैं वो सारे के सारे नेगेटिव हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में हो सकता है ऊपर वाले नेगेटिव हो नीचे वाले पॉजिटिव हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये मैम नहीं सेम है। अच्छा सेम है क्या? ठीक है, तो आई थिंक ये एनसीईआरटी का ही मैंने कॉपी पेस्ट किया है, लेकिन ये मैंने गूगल से लिया है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये 0 से नीचे वाले नेगेटिव वाले हैं और जो 0 से ऊपर वाले हैं वो पॉजिटिव वाले हैं, लेकिन सारे के सारे रिडक्शन पोटेंशियल हैं। तो मैं आपको कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिखवा रही हूँ बच्चे, लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको न्यूमेरिकल में काम आएंगे। पहला पॉइंट है बच्चे, इफ रिडक्शन पोटेंशियल इज पॉजिटिव, इफ रिडक्शन पोटेंशियल इज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मतलब ये देखो यहाँ मैं फिर दिखा रही हूँ, पॉजिटिव वाले कौन से हैं, जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बिल्कुल ऊपर लाई कर रहे हैं, तो इनका रिडक्शन पोटेंशियल देख पा रहे हो ना, 0 से ज्यादा है, हाँ या ना? तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो बच्चे वहां पे क्या होने वाला है, रिडक्शन होगा। रिडक्शन होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, रिडक्शन होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा, बिहेव करेगा ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिहेव करेगा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, चाहे आप कोई भी ले लो, उसमें से आप कोई भी मेटल ले लो, बिहेव करेगा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है बच्चे, जो दूसरे को रिड्यूस करेगा और खुद को, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद को रिड्यूस करेगा, तो वही तो हो रहा है, रिडक्शन ही तो हो रहा है। तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो बच्चे, ग्रेटर द रिडक्शन पोटेंशियल, ग्रेटर द रिडक्शन पोटेंशियल more easily is substance reduced, more easily substance reduced। समझ में आया ये जो मैंने लिखा है, बताओ हाँ या ना? यस मैम। ध्यान रखना, अगर आपके पास 2 सेल दे रखे हैं, अगर दोनों में से किसी एक का तो ज्यादा होगा, किसी एक का कम होगा, जिसका ज्यादा होगा वो बिहेव करेगा एज अ कैथोड और उस पे क्या होगी, रिडक्शन होगी। और कैसे बिहेव करेगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को रिड्यूस करेगा। लेकिन अगर रिडक्शन पोटेंशियल लिखो, अगर रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है विद रिस्पेक्ट टू SHE यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो वहां पे क्या होगा बच्चे, ऑक्सीडेशन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और कैसे बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, मतलब दूसरों को रिड्यूस करेगा और खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो,
lower the reduction potential, lower the reduction potential, more easily substance क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा. क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा. समझे इस चीज को? जैसे अगर मैं बात करूं बच्चे जिंक और कॉपर की, इधर देखो जिंक कहाँ पे है, जिंक को ढूंढो. जिंक भैया कहाँ है, ये रहा नीचे, देख पा रहे हो क्या, ये रहा जिंक. कितनी है इसकी ई नोट सेल की वैल्यू, -0.76. अगर मैं कॉपर का ले लूं, कॉपर का देखो, कॉपर का कितना है बच्चे, 0.34. तो अगर मैं दोनों सेल को कंपेयर करूं तो आप मुझे बता सकते हो क्या कौन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, बताओ, जिंक होगा या कॉपर होगा, बताओ. मैम कॉपर. कॉपर, कॉपर क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, स्ट्रॉन्ग. मैम जिंक होगा. मैम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. मैं रिड्यूसिंग एजेंट पूछ रही हूँ. रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब जो दूसरे को रिड्यूस करेगा और खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, कम होगी. तो आप देख लो जिंक और कॉपर में से किसकी कम है, जिंक की कम है, तो वो कैसे बिहेव करेगा, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करेगा. जिंक ऑक्सीडाइज होगा और कॉपर रिड्यूस होगा अगर मैं दोनों की ईएमएफ को कंपेयर करूं तो. क्लियर हुई ये चीज? जिसका ध्यान से सुन लो, ये बहुत अगर नहीं समझ में आ रहा ना ये वाली चीज तो बहुत खराब कर देगा न्यूमेरिकल में सिस्टम. जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वही रिड्यूस होगा, बस इतनी बात ध्यान रखो, सबको भूल जाओ. फिर से रिपीट करूं, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वही रिड्यूस्ड करेगा और वही बिहेव करेगा एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि आपको क्या दे दिया जाएगा, अलग अलग वैल्यू दे दी जाएगी और आपसे पूछेंगे कि भैया बताओ किसकी ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर है, किसकी ज्यादा रिड्यूसिंग पावर है. तो चाहे वो ऑक्सीडाइजिंग पावर बोले चाहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोले, सेम बात है. मैम, हाँ मैम ये जो पूरी टेबल होती है हमें इसको पूरा लर्न करना पड़ता है? ना 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 मत करो लर्न. बहुत सारी ट्रिक्स मिलेंगी तुम्हें यूट्यूब पे, लेकिन कोई जरूरत नहीं है लर्न करने की, मैं तुम्हें इजिली बताती हूँ. आप ध्यान रखना, देखो जो सारे आपके एल्कली या एल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, जैसे देखो लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, देख पा रहे हो आप, ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट होंगे. और तुम्हें पता भी है जो एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को देने की. अगर इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी होती है वो कैसे बिहेव करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, जो दूसरों को रिड्यूस करेंगे और खुद को ऑक्सीडाइज करेंगे. उसके अलावा तुम एक जिंक याद रख सकती हो और एक आयरन याद रख सकते हो, बेशक बाकी नहीं करोगे तो चलेगा. समझ गए, समझ गए बेटा? ओके. उसके बाद बच्चे यहाँ पे एक और पॉइंट लिखो, ये तो था सेकंड पॉइंट, एक थर्ड पॉइंट लिखो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लिखो ए मेटल विथ लोअर रिडक्शन पोटेंशियल, विथ लोअर रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, मान लो 2 सेल दे दिए गए और एक का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो वो क्या करेगा, कैन डिस्प्लेस metal with higher reduction potential, with higher reduction potential. समझे इसका मतलब? from their solution. ठीक है, तो कैसे होगा, जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक ऑर्डर लिखती हूँ, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर और एजे. ये क्या है, इसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर है. इसको तो आप एटलीस्ट याद ही रखेंगे कि भैया मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी ज्यादा है, वो जिंक को भी डिस्प्लेस कर सकता है, आयरन को भी, कॉपर को भी, एजी को. ऐसी जिंक मैग्नीशियम को नहीं कर पाएगा लेकिन आयरन, कॉपर, सिल्वर को कर देगा. ऐसी आयरन किसको करेगा, कॉपर को भी कर देगा, सिल्वर को भी कर देगा, लेकिन जिंक और मैग्नीशियम को नहीं कर पाएगा. तो ये तो तुम ध्यान में रख सकते हो रिएक्टिविटी ऑर्डर. बताओ बच्चे, इतना कर लोगे? यस मैम. उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट आता है वो ये आता है, अभी मैंने आपको ना सेल रिप्रेजेंटेशन बताना भूल गई बीच में. उसके बाद जो बच्चे ई नोट सेल होता है वो आपका क्या होता है, उसका फॉर्मूला ध्यान रखो. ई नोट कैथोड
माइनस ई एनोड एनोड। ध्यान रखना, जो ये ई नोट है कैथोड का और एनोड का, ये आपने रिडक्शन पोटेंशियल लिया है दोनों का, समझ रहे हो? ये दोनों क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल है। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। और आपको पता है कैथोड किस पे होता है? राइट हैंड साइड पे होता है, और एनोड किस पे होता है? लेफ्ट हैंड साइड पे होता है। Left hand बोल side. सकते हो ई राइट माइनस ई लेफ्ट भी बोल सकते हो। अगर सिर्फ ईएमएफ है तो ई राइट माइनस ई लेफ्ट, स्टैंडर्ड है तो भैया ई नोट माइनस ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ठीक है? अगर आप चाहते हो कि आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो, तो ध्यान रखना कि जो ईएमएफ ऑफ सेल है, ईएमएफ ऑफ सेल मस्ट बी पॉजिटिव in order to, या इसको लिखो for a reaction to be spontaneous। अगर आप चाहते हो भैया, अगर आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो तो ईएमएफ शुड बी पॉजिटिव। अगर आपका कहीं पे ईएमएफ ऑफ अ सेल नेगेटिव आ रहा है तो समझ जाना वो रिएक्शन ही नहीं हो रही है। समझ में आई ये चीज? बताओ बेटा। Yes, यस ma'am. मैम। और एक चीज ध्यान रखना, जितने भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के नीचे, जितने भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के नीचे जो ये मेटल है, वो सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे? हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस दे सकते हैं। तो एक पॉइंट और लिखो, मैं आपको समझा भी देती हूँ। लिखो all metals lying below hydrogen in the electrochemical series react with acid to give H2 gas। ये चीज समझो कैसे। जो बच्चे हाइड्रोजन से नीचे लाई करते हैं, इट मीन्स वो नेगेटिव है। देखो इधर, देख पा रहे हो क्या? ये सारे के सारे नेगेटिव हैं, है ना? और नेगेटिव का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ? जो दूसरे को तो रिड्यूस करेंगे और खुद को ऑक्सीडाइज करेंगे। मतलब खुद को ऑक्सीडाइज का मतलब क्या है? खुद तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे और दूसरे को दे देंगे। समझे? जैसे मान लो जिंक है, जिंक क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन देगा, और वही 2 इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा भैया? वही 2 इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा? ये ले लेगा, H2 बना लेगा। हाँ या ना? बताओ मुझे। Yes, ma'am. तो कर दिया ना उसने ये काम, मतलब कर दिया ना। ऑल मेटल लाइन बिलो हाइड्रोजन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रिएक्ट विद एसिड टू गिव H2 गैस। अगर मान लो आपके पास 2 सेल दे दिए जाएं और एक का रिडक्शन पोटेंशियल कम है दूसरे वाले से, तो समझ जाना जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो H2 गैस लिबरेट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अगर मैं बात करूं कॉपर और जिंक की, अगर मैं बोलूं कि भैया आपके पास कॉपर और जिंक है, तो दोनों में से कौन लिबरेट करेगा H2 गैस? तो इसका पोटेंशियल है -0.76 और इसका है 0.34, तो इसका तो कम है, मतलब ये लिबरेट करेगा H2 गैस और कॉपर नहीं करेगा। हाँ या ना? बताओ। Yes, ma'am. समझ में आया बेटा? सारे पॉइंट्स क्लियर हुए? मैम Yes, ईएमएफ ma'am. कैसे फाइंड करेंगे? पंकज क्या कह रहे हो? मैम ईएमएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे? ईएमएफ अभी तो बताया बेटू मैंने। या तो अगर ई नोट सेल दे रखे तो ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, अगर ईएमएफ निकालना है तो ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ठीक है? तो आगे तो भैया आप ईएमएफ अलग अलग तरीके से निकालोगे। आप नॉन्स्ट इक्वेशन भी सीखोगे जिसकी हेल्प से आप ईएमएफ निकाल सकते हो। गिब्स फ्री एनर्जी भी देखोगे, डेल्टा जी, जिसकी हेल्प से आप ईएमएफ निकाल सकते हो। ठीक है? तो काफी सारे तरीके हैं, अभी तो हमने जस्ट स्टार्ट किया बेटा। ठीक है पंकज? ठीक है मैम। ठीक है। दूसरा बच्चे आप ये ध्यान रखोगे हाँ, मैंने आपको बच्चे सेल रिप्रेजेंटेशन नहीं बताई है। सेल रिप्रेजेंटेशन, ये देखो, देखो सिंपल सा फंडा है सेल रिप्रेजेंटेशन।
देखो बीच में लगता है सोल्ट ब्रिज, जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे देखना, राइट हैंड साइड पे रख दो आयंस और लेफ्ट हैंड साइड भी लिख दो आयंस, ठीक है। फिर एक लगाओ डंडा यहाँ पे और एक लगाओ यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दो मेटल, चाहे वो सॉलिड में है चाहे किस में है, यहाँ पे लिख दो मेटल, सॉलिड में ही होगा वैसे, और आयंस आपके एक्वस। तो बिल्कुल ऐसे ध्यान रखना आपको, बीच में सोल्ट ब्रिज, राइट हैंड साइड आयंस, लेफ्ट हैंड साइड आयंस, तो डंडे लगाए। डंडे क्या है, ये बेसिकली ये फेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फेज को। फेज पता है ना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होने को फेज बोलते हैं। समझे इस चीज को? बताओ। यस मैम। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। देखो, अरे अपने आप को अनम्यूट, वो म्यूट कर लो कशिश, अपने आप आ गई। कशिश म्यूट कर लो बेटा। जैसे मान लो बेटा आपके पास है जिंक, मैं एक रिएक्शन, कशिश जस्ट म्यूट योरसेल्फ बेटा। जैसे ये क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे लिख रही हूं, ये है, इसमें आपको ऑलरेडी ई नोट दे रखा है रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि वो तो भैया स्टैंडर्ड है, वो तो दे रखा होगा। इसका दे रखा है जिंक का 0.76 वोल्ट, और इसका दे रखा है आपको Ag से Ag प्लस का -0.80 वोल्ट। तो इसमें क्या करना है आपको, सेल रिप्रेजेंटेशन लिखनी है, कैसे सेल को रिप्रेजेंट करोगे, और साथ ही साथ आपको बच्चे ई नोट सेल भी निकालना है। तो देखो मैं करवाती हूँ ये वाला क्वेश्चन। देखो बच्चे सेल रिप्रेजेंट कैसे करोगे, ध्यान से देखना। और हाँ, यहाँ पे क्या हुआ है, ये देखो, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है बच्चे, ये आपका एनोड होता है जिसपे ऑक्सीडेशन होगा, जैसे हमने डैनियल सेल में देखा है। राइट हैंड साइड कैथोड होगा जिसपे क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। अब देखो बच्चे, अब इस सेल को हम कैसे बनाएं, हमें वो लिखनी पड़ेगी, हाफ सेल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो लिख लो, जिंक से जिंक 2+ में गया, आपको दिख रहा है कि भैया ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी ये। और सिल्वर क्या हो रहा है बच्चे, रिड्यूस हो रहा है, तो भैया रिडक्शन होगी। पहले तो ये बताओ, ये दोनों रिएक्शन लिखने आती है या नहीं आती है, बताओ। मैम आती है। ये रिएक्शन लिखने आती है ना, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। आपको यहाँ से दिख रहा है कि भैया जिंक का तो ऑक्सीडेशन हुआ है और सिल्वर का रिडक्शन हुआ है, समझ गए। अब आपको जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, तो लिख लो, कोई बात नहीं, लिख लो। आपको एक तरीका बताती हूँ सॉल्व करने का, 0.76 वोल्ट है, लिख लो। सिल्वर का क्या है, सिल्वर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इतना है, लेकिन आपको क्या, आपने किस चीज की रिएक्शन लिखी है, रिडक्शन लिखा है आपने। तो आप क्या करोगे, आपको ध्यान देना है कि रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। अगर आपको यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख रखा है लेकिन आपने रिएक्शन रिडक्शन की लिखी है, तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करके कितना हो जाएगा बताओ, 0.80 हो जाएगा, हाँ या ना, हाँ या ना। यस मैम। अब इसको कंबाइन करोगे, और आपको ध्यान रखना है बच्चे, रिएक्शन को बैलेंस भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो आपको क्या करने का, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करते वक्त ये दिमाग मत लगा देना कि 0.80 को भी मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे लिखो स्टार बना के कि ई नोट सेल आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ई नोट सेल आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो डिपेंड नहीं करती है कि कितना अमाउंट है, कितने भैया इलेक्ट्रॉन का आपने चेंज करवाया, उसको मतलब नहीं है। ध्यान रखना, अगर आप रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हो, ई नोट सेल विल रिमेन सेम ई नोट सेल को मल्टीप्लाई नहीं करोगे 2 से। अब ओवरऑल रिएक्शन क्या बनी, 2 से 2 इलेक्ट्रॉन गए, जिंक से क्या बना, जिंक प्लस 2Ag प्लस जिंक 2+ और 2Ag, Ag। तो बेसिकली आपको क्या निकालना था बच्चे, ई नोट सेल निकालना था इस रिएक्शन के लिए, इसी के लिए निकालना था, हाँ या ना। और ये रिएक्शन आ गई, और ये रिएक्शन कैसे आई बच्चे, मैंने इसको ऐड किया, इस इक्वेशन को ऐड किया और इस इक्वेशन को ऐड किया, तब जाके मुझे ये मिली। यानी कि मैंने क्या किया, 0.6 + 0.80 कर दिया और आपका आंसर आ गया। कितना आ गया बताओ, 1.56 आ जाएगा, राइट, हाँ या ना।
ओके मैम 1.56 वोल्ट आ जाएगा। या तो आप ये ऐसे करो या आप ऐसे करो कि भैया, क्योंकि आपको पता है ई नोट सेल किसके इक्वल होता है, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ये जो बच्चे लीव कर रहे हैं ना, बुरा फंसोगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में, पहले बता रही। ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, और दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल है। तो यहाँ पे भी भैया आपको चेंज तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है दोनों, तो या तो दोनों को चेंज कर लो, -0.76 और 0.80। अब ये दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल आ गया। अब देख लो, जो जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो कैथोड पे आएगा, जिसकी वैल्यू कम होगी वो रिडक्शन पे आएगा। तो 0.80 किस पे आएगा बताओ? कैथोड पे, माइनस और -0.76 दोनों को ऐड कर दो, यही आ जाएगा। लेकिन दोनों में से आपको एक ही करना है। अगर आपने दोनों घुमाना फिराना शुरू कर दिया दिमाग में, मैं सच में बोल रही हूँ, क्वेश्चन गलत करके आओगे। तो हमेशा मैं अपने स्टूडेंट को ये वाला मेथड प्रेफर करवाती हूँ, ये वाला, कि भैया आपको रिएक्शन दे रखी होगी, आपको रिएक्शन लिखने आती है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है। अगर फिर भी किसी को नहीं लिखने आता तो ध्यान रखना, दोनों साइड चार्ज बैलेंस होना चाहिए। जैसे देखो, 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 ही का ही पॉजिटिव चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन है 2 का ही पॉजिटिव चार्ज है। आप ऐसे भी कर सकते हो, समझे मेरी बात? आप दोनों की रिएक्शन लिखो। देखो यहाँ पे आपने ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखा है, तो यहाँ पे भैया आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही लेना पड़ेगा। कैसे लोगे, ऑलरेडी दे रखा है। यहाँ पे आपने रिडक्शन वाली रिएक्शन लिखी है, लेकिन आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप दोनों को ऐड कर रहे हो तो आपको यही फाइनल इक्वेशन मिल रही है जो आपको जिसके लिए निकालने के लिए बोल रखा है, ई नोट सेल। तो भैया आ गई। और ये कैसे आई, इन दोनों को ऐड करने से आई। तो कर दो 0.76 प्लस 0.80, आंसर आ जाएगा 1.56। तो मैम ऊपर वाला प्लस नहीं करना पड़ेगा? प्लस क्यों करना पड़ेगा बेटा? ओके मैम। इसको 1 मिनट रुक जाओ, इसको भूल जाओ, जो ये मैंने करवाया सिर्फ इस पे फोकस करो। ठीक है, जो आप रिएक्शन लिख रहे हो, अगर आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख रहे हो, एक काम करो, पहले आप ना इसको मत देखा करो। मान लो कोई भी रिएक्शन दे रखी है, तो पहले ये देखा करो वो बनेगी कैसे, क्या ऐसा तिगड़म भिड़ाना पड़ेगा कि वो रिएक्शन बनेगी। तो आपको साफ दिख रहा है कि भैया जिंक तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन, एजी वाला रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन। फिर देख लो आपको वैल्यू किसकी दे रखी है, रिडक्शन की दे रखी है, तो वो लिख दो। अगर चेंज करना है तो माइनस का, मतलब सिर्फ साइड अपोजिट कर दो, बस। अगर दोनों को ऐड करके आपकी फाइनल रिएक्शन आ रही है, मतलब दोनों वैल्यू को ऐड ही तो करना है। समझ गए ना ये वाली चीज? और ध्यान रखना, ये डायरेक्ट भी पूछा जाता है कई बार कि ई नोट सेल क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, और आपका जो डेल्टा जी है वो कैसी प्रॉपर्टी होती है, गिब्स फ्री एनर्जी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ये कई बार डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं कि बताओ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंसिव। ये थर्मोडायनेमिक्स में भी बन के आ सकता है क्वेश्चन, ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बन के आ सकता है। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप किसी रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी फैक्टर से, तो उसके ईएमएफ को मल्टीप्लाई नहीं करोगे। ईएमएफ ऑफ अ सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। उसको मतलब नहीं है कि आपने 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज करवाया या 10 इलेक्ट्रॉन का चेंज कराया, ईएमएफ को आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? तो इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, मैंने कहा था, यहाँ पे आप क्या लिखते हो, आयंस लिखते हो, और यहाँ पे लिखते हो कैथोड। कैथोड पे कौन आएगा, Ag प्लस और Ag, तो यहाँ पे Ag प्लस का आयन और Ag का मेटल बन गया कैथोड। यहाँ पे क्या लिखोगे, आयंस, लेकिन किसका, एनोड का। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो देख लो Zn2 प्लस और जिंक, ये रही आपकी सेल रिप्रेजेंटेशन। बताओ क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। एक और, अच्छा यहाँ पे ये आ गया क्या, एक काम करते हैं, हाँ ये देखो एक और क्वेश्चन है। वैसे आप ये घर से भी देख लेना करके। देखो आपके पास ना एक तो कॉपर सल्फेट दे रखा है सॉल्यूशन, जिसके अंदर कॉपर की रोड डिप करी हुई है, मेरी बात ध्यान से सुनना। एक निकल सल्फेट का सॉल्यूशन दे रखा है जिसमें निकल की रोड डिप कर रखी है। आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है बच्चे कॉपर का, गिवन है ये 0.34 वोल्ट, और निकल का दे रखा है रिडक्शन पोटेंशियल कितना, -0.25 वोल्ट।
अगर वो आपको डायरेक्ट लिख दें कि भैया रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है तो मतलब ये दे रखा है। आपसे पूछ रखा है कि सेल रिएक्शन कैसे लिखोगे, सेल रिएक्शन कैसे लिखोगे। दूसरा आपको दे रखा है ई नोट सेल क्या होगा। तीसरा आपको दे रखा है कि कौन सी इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होगी, कौन सी इलेक्ट्रोड जो होगी विल बी पॉजिटिव। और आपको फोर्थ दे रखा है बच्चे सेल रिप्रेजेंटेशन। कर सकते हो ये वाला क्वेश्चन, हाँ या ना? पहले तो आप मुझे ये बताओ हैंड रेस करके कि इन दोनों में से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन सी होगी। हैंड रेस करो, मतलब जिस इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव साइन होगा कौन सी होगी, बताओ बेटा। कॉपर वाली होगी या जिंक निकल वाली होगी? जिंक है -0.25 और कॉपर की है 0.34। कॉपर की होगी क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो रिड्यूस होगा, और जो रिड्यूस होगा वो कैथोड पे आएगा, और कैथोड पे क्या आता है बच्चे? पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इसका आंसर आ जाएगा कॉपर। ठीक है, कॉपर का क्या होगा? रिडक्शन होगा। ठीक है, ई नोट सेल कैसे होगा? ई नोट सेल तो डायरेक्ट निकालो, आपको रिडक्शन पोटेंशियल ऑलरेडी दे रखा है। तो ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। तो देख लो किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। इसका ज्यादा है तो 0.34 माइनस -0.25 आंसर आ जाएगा, हाँ या ना? 0.59 आ जाएगा। यस मैम। ठीक है, अब सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे? बीच में दो डंडे लगाओ, यहाँ पे कैथोड लिखो, यहाँ पे एनोड लिखो। कैथोड पे कौन है? रिडक्शन किसका हो रहा है भैया? कॉपर वाले का। तो यहाँ पे आयंस आ जाएगा, यहाँ पे मेटल आ जाएगा। एनोड ऑक्सीडेशन कौन हो रहा है? निकल का। तो यहाँ पे निकल के आयन आ जाएंगे, यहाँ पे निकल की मेटल आ जाएगा। समझ गए? और सेल रिएक्शन कैसे लिखोगे? सेल रिएक्शन भी इजी है, लिख लो, आपको पता तो चल ही गया। निकल वाला क्या है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कॉपर वाला क्या हो रहा है बच्चे? रिडक्शन हो रहा है। तो बना दो सेल रिएक्शन। सारे इलेक्ट्रॉन बैलेंस्ड है, तो निकल प्लस कॉपर 2+ से क्या बन रहा है? निकल 2+ और कॉपर बन रहा है। बताओ, पल्ले पड़ा? यस मैम। थोड़े चीजें क्लियर हुई? वैसे तो हो जानी चाहिए सारी, लेकिन कोई बात नहीं, घर जाके रिवाइज कर सकते हो। तो एक बार देख सकते हो आज हमने क्या किया। एक तो हमने सारा सेल की वर्किंग देख ली, कैसे क्या हुआ। ये आपको मैं नोट्स दे दूंगी कल तक, ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसको अच्छे वे में लिखना पड़ेगा। ये भी मैंने बता दिया सारा। सोल्ट ब्रिज का फंक्शन बता दिया। एक्सटर्नल वोल्टेज लगाओगे तो क्या होगा, ठीक है। ईएमएफ फाइंड करने के लिए हमें एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड चाहिए होती है, जिसमें हमने देखा भैया ईएमएफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखी, ठीक है। हाँ पंकज। मैम संडे वाले टेस्ट में कौन सा चैप्टर आएगा? बच्चे संडे को तुम्हारा सिर्फ फिजिक्स का टेस्ट होगा, आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। ओके मैम। ठीक है, उसके बाद ये मैंने पॉइंट्स लिखवाए हैं जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भैया रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस कौन लिबरेट करेगा, ईएमएफ पॉजिटिव होना चाहिए अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस चाहते हो तो। सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, ठीक है। ये दो न्यूमेरिकल तो मैंने ऐसे ही दिए हैं, ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, देख पाओगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, देख पा रहे हो। ये मैंने सोचा तो था आज करवाऊंगी, लेकिन ये मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल था, क्योंकि ऑलरेडी 7:45 हो चुके हैं। हाँ अभिषेक। मैम कैथोड पे ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है इसमें। रिडक्शन बेटू, रिडक्शन। आप इससे ध्यान रखो ना, इससे, ये मैंने आपको ट्रिक बता रखी है यहाँ पे। कहाँ गया, एक सेकंड रुको। इससे याद रखो बेटा, अलोन से, अलोन, ए मतलब एनोड, एल माने लेफ्ट, ओ माने ऑक्सीडेशन, एन माने नेगेटिव, ई मतलब इलेक्ट्रोड, ठीक है। इससे मैम तो चेंज हो जाता है ना बाद में फिर? वो बच्चे, एक सेकेंड, वो बच्चे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होता है, हम यहाँ पे गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे और उसी से ही क्वेश्चन आता है आपका, समझे? ठीक। ठीक है, एनोड पे तो चाहे बेटा आप इलेक्ट्रोलिटिक ले लो, चाहे आप ले लो गैल्वेनिक सेल, एनोड में ऑक्सीडेशन ही होगा और कैथोड पे रिडक्शन ही होगा, सिर्फ साइन का चेंज होता है। इसलिए ये ट्रिक है, याद रखेंगे आप, एलोन से याद रखेंगे। एनोड लेफ्ट हैंड साइड होता है, ऑक्सीडेशन होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है। सॉरी, याद रहेगा बच्चे? यस मैम, थैंक यू मैम। ओके, तो कैसा लगा आज का लेक्चर? थोड़ा समझ में आई, चीजें क्लियर हुई?
कि क्या क्या चीजें हो रही है, सेल एक्चुअल में काम कैसे कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा तो क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा, किस केस में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, कब आपको किसको कैथोड बोलना है, कब एनोड बोलना है, समझे? चलो बहुत अच्छी बात है। आप एक काम करेंगे बच्चे, एक काम करेंगे, इसको आप एक बार मेरे कहने पे एनसीईआरटी में से रिवाइज करेंगे। वैसे मैं नोट्स ट्राई करूंगी कि कल सुबह ही अपलोड कर दूं, क्योंकि इसमें थोड़ा मुझे अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ मिक्स मतलब ऐसा वैसा अजीब सा ही दिखाई दे रहा है। लेकिन मेरे कहने पे एक बार एनसीईआरटी का रिवाइज कर लेना, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कर लेना, ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाए। बाकी न्यूमेरिकल यहाँ पे मैंने बहुत सारे ऐड कर रखे हैं बच्चे, वो भी मैं आपको दे दूंगी जब मैं कल मॉर्निंग में ये अपलोड कर दूंगी, ठीक है? चलो ठीक है, अब बच्चे आप लीव कर सकते हो, है ना? मेरा लेक्चर है। हाँ हाँ, बाय एवरीवन। बाय बाय बेटा, बाय। ओके बाय बच्चे, बाय पंकज।